बात करेंगे भेड़ियों की। सदियों से भेड़ियों ने शिकार करके अपना पेट भरा और कालांतर में जब मनुष्यों का दबदबा बढ़ा तो भेड़िए आसान खाने और गर्माहट के लिए इंसानों के साथ रहने लगे। इस प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहा गया, यानी घरेलूकरण। भेड़ियों की एक खास प्रजाति मनुष्यों के साथ रहने लगी। वो आकार में छोटे थे, जो हमारी बसाहटों में चले आए और कुत्ते कहलाए। और फैज अहमद फैज ने लिखा, ये गलियों के आवारा बेकार कुत्ते, और जो जंगलों में रह गए वो भेड़िए ही रहे। वो ही भेड़िए जिनके नाम पर भेड़िया आया की कहानी लिखी गई। लेकिन इन सब से अलग भेड़ियों की एक और ब्रीड थी, ज्यादा बड़ी, ज्यादा मजबूत और ज्यादा खूंखार। ये बर्फ में रहती, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि आज से 12,500 साल पहले ये विलुप्त हो गए। विलुप्त ऐसे कि उनके जीवाश्मों के अलावा हमारे पास उनकी मौजूदगी का कोई साक्ष्य नहीं था। लेकिन एक लैब, कुछ वैज्ञानिक, कुछ उपकरण और बरसों की मेहनत, और फिर सामने आए उसी विलुप्त भेड़िए के कुछ शावक। वैज्ञानिकों की अथक मेहनत खुली। लोगों को याद आई स्टीवन स्पीलबर्ग की साल 1993 में आई फिल्म जुरासिक पार्क, जब लाखों बरस पुराने जीवाश्मों को रिवायर करके विलुप्त डायनासोर्स को जन्म दिया गया था। इस रिकॉल वैल्यू के साथ कुछ वाजिब सवाल भी जन्मे। सवाल ऐसे कि क्या हम प्रकृति की चाल को बदल रहे हैं? जो जीवों के विकास में विलुप्त हो चुके हैं उन्हें क्यों जिलाना, और जिलाना है ही तो खोज कहाँ जाकर खत्म होगी? तो आज जानेंगे कहानी लैब में जन्मे विलुप्त भेड़ियों की, डायर वुल्फ की। 5 जुलाई 1996 इस दिन स्कॉटलैंड में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में एक क्लोन भेड़ का जन्म हुआ। इस भेड़ को नाम मिला डॉली। डॉली को एक अन्य भेड़ के शरीर से निकली सेल्स यानी कोशिकाओं की नकल करके यानी क्लोन करके बनाया गया था। ऐसा नहीं था कि डॉली अपने तरह का पहला एक्सपेरिमेंट था। जीव जंतुओं की क्लोनिंग के प्रयास पहले भी हुए थे और सफल भी, लेकिन स्तनपायी जानवरों में, मैमल्स में, ये इस तरह का पहला एक्सपेरिमेंट था जहां एक वयस्क सेल की मदद से क्लोन बनाया गया। स्तनपायी वो जीव जिनके पास स्तन है और 2 जोड़ी हाथ पैर भी, विज्ञान की भाषा में जिन्हें मैमल्स कहा जाता है। इन जंतुओं की संरचना बाकी जीव जंतुओं की तुलना में कठिन होती है। हम मनुष्य भी यही मैमल्स हैं, स्तनपायी हैं। तो जब डॉली का जन्म हुआ तो वैज्ञानिकों को समझ आया कि प्रयोगशालाएं जीवन की उत्पत्ति में भी काम आ सकती हैं। लेकिन जिस बरस डॉली का जन्म हुआ उसी साल एक और कमाल की घटना हुई। अमेरिका के न्यू जर्सी में भारी काया चश्मा लिए जॉर्ज रेमंड रिचर्ड मार्टिन अपने टुटहे टाइपराइटर पर एक उपन्यास का फाइनल ड्राफ्ट पूरा कर रहे थे। इसी साल कुछ महीनों बाद उपन्यास छपा। फिर साल 2 साल पर जॉर्ज मार्टिन अपने उपन्यास की एक कड़ी मार्केट में उतारते रहे। इस महाउपन्यास का नाम था अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। फिर साल 2011 में जॉर्ज बाबू के उपन्यास के आधार पर टीवी नेटवर्क HBO पर एक शो शुरू हुआ। यह शो ऐसा था कि आपको जो भी कैरेक्टर पसंद आने लगता, अगले एपिसोड में उसकी मौत हो जाती। शो का नाम गेम ऑफ थ्रोन्स। अगर आपने ये शो देखा होगा तो ध्यान दिया होगा कि इसमें ड्रैगन हैं, बर्फीले राक्षस हैं और है आकंठ खून खराबा। लेकिन इस शो में एक और बात आपने गौर की होगी, जो नॉर्थ में स्टार्क फैमिली है उसके पास 6 सफेद रंग के भेड़िए हैं। सारे जॉनस्नो समेत सभी स्टार्क भाई बहन एक एक भेड़िए को आपस में बांट लेते हैं। 3 भेड़िए अपनी अपनी वजहों से मरते हैं, 3 जीवित बचते हैं। टीवी शो में दिखाई गई भेड़ियों की ये प्रजाति डायर वुल्फ की थी। वही डायर वुल्फ जो आज से करीब 12,500 साल पहले तक उत्तरी अमेरिका के कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको वाले इलाकों में और दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में पाए जाते थे। जैव विकास की प्रक्रिया में ये डायर वुल्फ विलुप्त हो गए। 18वीं 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने अलग अलग इलाकों से इनके जीवाश्म यानी फॉसिल खोजे और इसके आधार पर डायर वुल्फ की काया, उसके जीने के तरीकों और उनके जेनेटिक्स के बारे में जानकारी मिली। और तब जाकर किस्सों, कहानियों, तस्वीरों में इन भेड़ियों को जगह मिली। जब गेम ऑफ थ्रोन्स के प्लॉट में इन भेड़ियों को घुसाया गया तो किसी को नहीं पता था कि 1 दशक बीतने के बाद ये भेड़िए कथानकों से बाहर आएंगे और सशरीर हमारे बीच मौजूद होंगे। 7 अप्रैल 2025 इस दिन टाइम मैगजीन ने अपने अगले अंक का कवर जारी किया। दरअसल टाइम मैगजीन हर 15 दिन पर यानी फोर्टनाइटली अपना एक अंक लेकर आती है। मैगजीन के कवर पर बहुत बहस तलब भी होते हैं। मैगजीन के कवर पर जिन घटनाक्रमों या व्यक्तियों की तस्वीर छापी जाती है वो उन 15 दिनों में सबसे अधिक चर्चा में होते हैं या ध्यान देने योग्य होते हैं। तो 7 अप्रैल के दिन टाइम्स ने अपने अगले इशू का कवर शेयर किया। इस पर एक सफ़ेद रंग के डायर वुल्फ की तस्वीर थी और साथ में लिखा था, ये रेमस है,
बीते 10,000 सालों का पहला जीवित डायरवुल्फ। दरअसल अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी से जुड़े वैज्ञानिकों ने महीनों की रिसर्च के बाद डायरवुल्फ के 3 शावक पैदा किए। आइए समझते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ। अमेरिका में एक राज्य है टेक्सास, यहाँ एक जिला लगता है डेलस। इसी डेलस में कोलोसल लैब एंड बायोसाइंसेज नाम की एक बायोटेक कंपनी है। साल 2021 में अरबपति बैन लैम और जेनेटिक्स क्षेत्र के माहिर वैज्ञानिक जॉर्ज चर्च ने एक कंपनी शुरू की। धीमे धीमे 100 से ज्यादा वैज्ञानिक इसका हिस्सा बने। कंपनी ने अपनी पैदाइश के साथ ही अपना मोटो साफ कर दिया, लक्ष्य डी एक्सटिंक्शन, यानी विलुप्त हो चुके जीवों को फिर से वापस लाया जाए। कंपनी ने 3 जीवों के बारे में बताया जिन्हें इस डी एक्सटिंक्शन प्रोग्राम के तहत वापस लाया जाना था। लगभग 10,000 सालों से विलुप्त वूली मैमथ, 90 सालों से विलुप्त तस्मानियन टाइगर, करीब 400 सालों से विलुप्त डोडो बर्ड। लेकिन मार्च 2025 के आखिरी हफ्तों में कंपनी ने ऐलान किया कि उन्होंने सफलता के साथ डायरवुल्फ की प्रजाति विकसित कर ली है। ध्यान रहे, ये कोलोसल का वो प्रोजेक्ट था जिसके बारे में उन्होंने खुलकर कोई बात नहीं की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा, कंपनी के पास डायरवुल्फ के कुल 3 शावक मौजूद हैं। जैसे ये खबर आई, टाइम मैगजीन के पत्रकार जेफरी क्लूगर और रॉबर्ट क्लार्क ने कोलोसल के लोगों से संपर्क किया। कोलोसल ने पत्रकारों को अमेरिकी वन विभाग की एक फैसिलिटी में मिलने के लिए बुलाया। इस फैसिलिटी की लोकेशन सामने नहीं रखी गई क्योंकि इससे वहां मौजूद डायरवुल्फ शावकों पर शिकारियों की नजर पड़ सकती थी। इसी फैसिलिटी में टाइम की टीम का 3 शावकों से सामना हुआ। उनके नाम मेल डायरवुल्फ रोमुलस, रेमस और उनकी बहन खलीसी। लेकिन हजारों वर्षों से खोए हुए भेड़ियों को जिलाने के लिए क्या टेक्निक लगाई गई, ये पेचीदा पार्ट समझते हैं और इसे समझने के लिए जानते हैं कि जीन क्या चीज होती है। जीन आनुवांशिकता की बुनियादी इकाई है। जीन हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे शारीरिक विकास और व्यवहार को नियंत्रित करता है और ये माता पिता से बच्चों को विरासत में मिलता है। ये जीन का ही कमाल होता है कि बच्चों के नैन नक्श, काया या रंग के कुछ हिस्से अपने माँ या पिता से मिलते हैं। और ये जीन सिर्फ मनुष्यों में नहीं होता, ये इस धरती पर मौजूद हर एक जीवित इकाई में मिलता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर या पेड़ पौधे। सभी को अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए अपने जीन की आवश्यकता होती है। एक मनुष्य के शरीर में 20 से 25 हजार तक जीन्स होते हैं, जबकि एक भेड़िए के शरीर में लगभग 13,000। जीन के साथ एक और ट्रिविया है। डीएनए क्या है? डीएनए हमारे शरीर की असंख्य छोटी छोटी कोशिकाओं या सेल्स में पाया जाने वाला ऐसा कण जिसमें हमारे शरीर की सारी जीन, सारी अहम जानकारी निहित है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जीन डीएनए का एक हिस्सा है और ये जो डीएनए है वो हमारे शरीर के रक्त रहित हिस्सों जैसे बाल, दांत, नाखून, सलाइवा, वीर्य या वेजाइनल डिस्चार्ज में भी पाया जाता है। बेसिक्स क्लियर हो गए, अब प्रोसेस पर वापस आते हैं। डायरवुल्फ बनाने के लिए कोलोसल के वैज्ञानिकों को चाहिए थे डीएनए जिसमें से जीन निकालकर प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। इसके लिए डायरवुल्फ के 2 जीवाश्मों का उपयोग किया गया। एक ओहायो अमेरिका में है, इसमें मिली डायरवुल्फ की एक खोपड़ी में मौजूद दांत और दूसरा इडाहो में मिली डायरवुल्फ के कान की हड्डी। इन दोनों जीवाश्मों से डीएनए निकालकर स्टडी की गई। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने आमतौर पर पाए जाने वाले भेड़िए की प्रजाति कॉमन ग्रे वुल्फ के भी डीएनए की स्टडी की। दोनों तरह के भेड़ियों के डीएनए को पढ़ने के बाद वैज्ञानिकों को समझ में आया कि आम भेड़िए के 14 जीन्स में बदलाव किए जाएं तो डायरवुल्फ को जन्म दिया जा सकता है। और इसके बाद एक अलग दिशा में वैज्ञानिकों ने काम शुरू किया। उन्होंने एक अन्य कॉमन ग्रे वुल्फ की रक्त धमनियों से डीएनए निकाला। इस डीएनए के उन 14 जीन्स में बदलाव किया जिससे डायरवुल्फ बनाने की ओर बढ़ा जा सकता था। ये जीन डायरवुल्फ के बड़े आकार, सफेद खाल और बाल, बड़े सर, बड़े दांत, शक्तिशाली कंधे और पैर और आवाज को नियंत्रित करते थे। ये कोई ऐसा काम नहीं था जो एक दिन में हो। जीन कोई नंगी आंख से दिखने वाली चीज तो है नहीं कि आसानी से काट छांट कर दी जाए। ये सारा काम शरीर में पाई जाने वाली सेल्स के केंद्र यानी न्यूक्लियस में किया जाता है। इसका ध्यान रखते हुए कि सेल जीवित बचे रहें, वरना पूरी मेहनत बर्बाद। ऐसे में इस काम को करने में महीनों का वक्त लगा। सारी मेहनत के बाद वैज्ञानिकों के पास एक ऐसे न्यूक्लियस का प्रकार था जिसमें वो सारे जीन मौजूद थे जिससे एक डायरवुल्फ को जन्म दिया जा सके। और अपने सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए ऐसे उन्होंने 45 न्यूक्लियस बनाए। इन न्यूक्लियस को एक ऐसे सेल में ट्रांसफर किया गया जिसके अंदर का पहले से मौजूद न्यूक्लियस निकालकर उसे डीन्यूक्लिएटेड बना दिया गया था। कुछ हफ्तों तक इन तमाम सेल्स को लैब में रखा गया। इस दौरान इनमें विभाजन शुरू हुआ। कोशिकाएं बटी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और ऐसे लैब के भीतर एक भ्रूण बना। भ्रूण यानी वो जीवधारी जो तमाम बदलावों से गुजरकर एक शिशु या शावक का रूप लेता है।
ठीक इसी मौके पर प्रयोगशाला की जरूरत कम थी और मां की कोख की जरूरत ज्यादा, और इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुत्तों की एक विशेष प्रजाति विकसित की थी। इसमें कुत्ते को भेड़ियों के साथ मिक्स किया गया ताकि एक बड़े आकार की मां का निर्माण किया जा सके। मां बड़ी होती तो कोख में बड़े डायरवुल्फ को पालने की जगह भी बड़ी होती। तो पहले से तैयार भ्रूण को इस खास प्रजाति की बच्चेदानी में ट्रांसफर किया गया। अब शुरू हुआ इंतजार और देखरेख। मां का खूब ख्याल रखा गया, लगातार गहरी निगरानी में। और फिर आई 1 अक्टूबर 2024 की तारीख। 4 डॉक्टर्स की टीम ने सर्जरी के बाद मां के पेट से 2 डायरवुल्फ शावकों को बाहर निकाला। उन्हें साफ किया गया और उनकी जांच की गई। सब कुछ स्वस्थ। नाम दिया गया रोमुलस और रेमस। और इस तरह से 3 सालों की अथक मेहनत के बाद वैज्ञानिकों ने 12,000 साल से खोए डायरवुल्फ को फिर से मानव सभ्यता के दर्शन कराए। इस सफलता से वैज्ञानिकों का आत्मविश्वास बढ़ा और ये पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराई गई और 30 जनवरी 2025 को एक और डायरवुल्फ खलीसी का जन्म हुआ। खबरों के मुताबिक डायरवुल्फ अपने व्यवहार में आम कुत्तों या भेड़ियों की तरह नहीं है। वो आसपास मौजूद मनुष्यों के संपर्क में आने से बचना चाह रहे हैं। हमने इस प्रक्रिया को समझने के लिए वैज्ञानिकों से बात की। इसमें किस तरह की चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं। तो होता क्या है कि हमारा जो जीन है, जैसे जैसे हम किसी ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते जाएंगे, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे ह्यूमन है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो इस वजह से हम मान लीजिए कि एक कोई म्यूटेशन है या एक कोई चेंज है जिसके वजह से हमारे यहाँ कोई डिजीज जो है वो स्प्रेड हो रही है, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम उसको कट करके निकाल दें और वो डिजीज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि एक डिजीज इतनी इजी नहीं होती थी कि केवल वो एक पोजीशन की वजह से पॉसिबल हो सके। जीनोम में बहुत सारे पोजीशन है। जैसे हम लोग कुंडली को आप देखें तो उसमें आप देखेंगे कि जो 12 घर है, 12 घर में हर एक घर में कोई ग्रह बैठा हुआ तो वो दूसरे ग्रह को भी कंट्रोल करता है। एग्जैक्टली हमारे जीनोम में भी यही सिचुएशन आती है। जब एक कोई म्यूटेशन जिसके वजह से कोई डिजीज होता है वो ही नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है, बल्कि जीनोम में कई सारे म्यूटेशंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और आज के डेट में वैज्ञानिकों को ये पूरी जानकारी नहीं है कि कितने सारे म्यूटेशन जो है किसी एक डिजीज के लिए या किसी एक प्रॉब्लम के लिए परसिस्ट कर रहे हैं। तो उनको करेक्शन करना एक बहुत बड़ी समस्या है। ये तो थी कहानी डायरवुल्फ भेड़ियों की, लेकिन आप कोलोसल की वेबसाइट पर जाएं तो समझ आता है कि उनका अगला प्रोजेक्ट क्या है। ये प्रोजेक्ट है वूली मैमथ को रिवाइव करने का। मार्च 2025 में ही कंपनी ने जानकारी दी कि उन्होंने मैमथ के जीन की कॉपी तैयार कर ली है और उस जीन और चूहे के जीन को मिक्स करके एक ऐसे चूहे को जन्म दिया गया है जिसे मैमथ माउस कहते हैं। इस चूहे के बाल जो हैं वो मैमथ जैसे हैं, हरे रंग के हैं और शरीर के अंदरूनी कलपुर्जे भी मैमथ जैसा काम करते दिख रहे हैं। ये बात पुनर्जीवन की है। ये निश्चय ही वैज्ञानिकों का हुनर और कौशल है। साल 2020 में जब जीन को काटने के लिए एक स्पेशल टाइप की जेनेटिक कैंची जिसे क्रिस्पर कहा जाता है उसके आविष्कार पर फ्रेंच वैज्ञानिक एमैनुअल शापांतिये और अमेरिकन वैज्ञानिक जेनिफर डोडना को केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया, तब से ये बहस शुरू हुई थी। बहस ये कि क्या जीन की एडिटिंग करके यानी उसमें बदलाव करके और पुनर्जीवन की कवायद करके हम एथिक्स को ताक पर रखने की तैयारी कर रहे हैं? क्या हम प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहे हैं? इस सवाल का केंद्र था जैव विकास का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? तमाम जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी बदलाव होते हैं जिससे वे अपने वातावरण के अनुकूल होते हैं। जो वातावरण के अनुकूल नहीं हो पाते वो प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया में पीछे छूट जाते हैं। जैसे मैमथ, विशालकाय बड़े बड़े रोयों वाले हाथी, और ये समय के साथ गायब हो जाते हैं। कभी डायनासोर गायब हुए। ब्रिटिश प्रकृति वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 18वीं सदी में इसको विस्तार से अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में समझाया था। हमने और आपने स्कूल में पढ़ा है। अब इस सिद्धांत के आधार पर चले तो आज से 12,500 साल पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिनकी वजह से डायरवुल्फ गायब हो गए। ये पूरी तरह प्राकृतिक चयन के सिद्धांत पर आधारित था, लेकिन वैज्ञानिक उन्हें फिर से वापस लेकर आए। इस पूरे वक्फे में एक अलग किस्म के जीव जंतुओं ने धरती पर अपनी जगह बनाई। ऐसे में प्राचीन काल से जो बीत गया है उससे लेकर जानवरों को इस समय में जिलाना कितना दुरुस्त है, हमने पूछा एक्सपर्ट से। ये जो नया वुल्फ पैदा किया गया है वो एग्जैक्टली 100% डायर वुल्फ नहीं है, ठीक है। कोई स्पीसीज नेचुरल सिलेक्शन से बहुत सारी चीजें समय के साथ खत्म होती हैं और फिर नई स्पीसीज भी आती हैं। तो ये भी 12,000 साल पहले जब खत्म हो गया तो इसके कई जगह जो है बहुत सारे स्केलेटन मिले जिसके बेसिस पे वैज्ञानिकों ने इसके जीनोम को रिकंस्ट्रक्ट किया।
लेकिन पूरा का पूरा जीनोम को बनाना एक बहुत मुश्किल काम है, जो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, क्योंकि उस लेवल का, एक हाई लेवल का सैंपल इस ऑर्गेनिज्म का नहीं मिला है। ठीक, तो लोगों ने क्या किया कि इसके जो एक चीज ये पता कर लिया कि कौन कौन से इसके अंदर चेंजेस हैं या म्यूटेशन है जो कि इसके फिनोटाइप को बनाते हैं। फिनोटाइप मतलब ये व्हाइट कलर का दिखता है, इसका चेहरा स्कल जो है वो बड़ा है, इस तरीके की चीजें उन्होंने जब पता कर ली तो ओवरऑल उन्होंने 20 म्यूटेशन, 20 अलग अलग चेंजेस जो थे, 20 म्यूटेशंस को लेकर के ओवरऑल जो 19,000 जीन्स थे उसमें से 14 जीन को पिक किया, और इन 14 जीन में से 20 म्यूटेशन को चेंज करके उन्होंने जो फिनोटाइप बनाया वो तो डायर वुल्फ का है। देखने में वो डायर वुल्फ का लगेगा, लेकिन इन रियलिटी उसका पूरा का पूरा जीनोम जो हो ग्रे वुल्फ का है। ठीक है, तो एक वुल्फ जो आज के डेट में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि डायर वुल्फ के साथ लगभग 2.5 मिलियन से 6 मिलियन का कॉमन जो है एंसेस्ट्री शेयर कर रहा है, उसके साथ उठा करके हमने उसमें कुछ चेंजेस किए, उसके जीनोम में कुछ चेंजेस किए, जिससे कि वो उसकी तरह दिखने लगे। कमोबेश इसी पॉइंट पर सोशल मीडिया पर भी लोगों ने चिंता जाहिर की, और इस चिंता पर कोलोसल से हुए सवाल जवाब भी कुछ इंसाइट देते हैं। जैसे कोलोसल लैब ने डायर वुल्फ के शावक की वीडियो पोस्ट की है। एसिंग फ्यूचर नाम के हैंडल ने पूछा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप कहाँ रुकेंगे, और आपके हिसाब से ऐसा करना क्या एक अच्छा आइडिया है। इस पर कोलोसल बायोसाइंसेज ने जवाब दिया, भेड़िए हमारे पर्यावरण तंत्र के संतुलन और संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन महत्वपूर्ण इकाइयों को फिर से जलाना संरक्षण के हमारे विशाल लक्ष्य का हिस्सा है। इस पर फिर से एसिंग फ्यूचर ने कमेंट किया, जो हमें जानना चाहिए। उन्होंने लिखा, ये अभी तक साफ नहीं हो रहा कि अभी जो भेड़िए मौजूद हैं वो ये काम क्यों नहीं कर पा रहे, और पर्यावरण के संतुलन या संरचना में ऐसा क्या गड़बड़ है जिससे आपको लगता है कि आप इसका इलाज कर सकते हैं। इस पॉइंट पर अभी तक कोलोसल ने कोई जवाब नहीं दिया है। डायर वुल्फ, मैमथ, चूहा, डोडो, लिस्ट लंबी है। सवाल है कि कहां खत्म होगी। क्या हम दायरा बढ़ाकर उन जीव जंतुओं को भी लेकर आने वाले हैं जो मानव सभ्यता के लिए खतरा हो सकते हैं, जैसे डायनासोर? यदि ऐसा नहीं है तो नियंत्रण कैसे बनेगा? अब आदमी जो है वो एक तरीके से, भगवान तो नहीं कहेंगे कि भगवान बन गया है, लेकिन उसके पास ऐसे टूल्स आ गए हैं जिनको वो इस्तेमाल करके भगवान की तरह चेंजेस कर सकता है। तो इस केस में भी अब ये सोसाइटी को डिसाइड करना है कि वो आदमी को या वैज्ञानिक को कितना रिलैक्सेशन दे रहा है ये सारे काम करने के लिए, क्योंकि अब हम धीरे धीरे इस स्टेज में पहुंच जाएंगे कि हम ओलंपिक के लिए फास्ट रनर, स्लो रनर, हर तरीके के रनर बनाना भी शुरू कर देंगे, बना सकते हैं। आज के डेट में ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब ये सोसाइटी को डिसाइड करना चाहिए कि वो कहाँ तक जाके रुकना चाहती है, क्योंकि अगर जैसा मैंने शुरू में ही बोला कि जो म्यूटेशंस हैं, अगर हमको उनके बारे में जानकारी नहीं है और हम किसी एक म्यूटेशन को छेड़ते हैं, तो हो सकता है कि जैसा हम हॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं कि कुछ एक अलग ही ऑर्गेनिज्म बन जाए और जो मानव के लिए खतरा उत्पन्न कर दे। उम्मीद है कि विज्ञान हमें ऐसे चौंकाता रहे, विज्ञान हमें ऐसे बचाता भी रहे।